भर्तियां तो शुरू हो गई थी, लेकिन जो कॉलेज में एडमिशन है उसमें थोड़ा से विसंगति आ रही थी। तो जो भर्तियों में जो आरक्षण की व्यवस्था है वही व्यवस्था एडमिशन में भी होना चाहिए, तो उस मामले में फैसला लिया गया। जो आरक्षण की लाइन जारी हो रही है उसमें कि सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के अधीन आरक्षण होगा, तो बच्चों के, नौजवानों के भविष्य के साथ में खिलवाड़ क्यों कर रहे हैं? हमारा आदिवासी समाज, हमारा पिछड़ा वर्ग, हमारा अनुसूचित जाति समाज और जो सामान्य वर्ग को ईडब्ल्यूएस में 10% आरक्षण मिलना चाहिए वो भी नहीं दे रहे हैं। इनको सभी वर्ग इनसे नाराज है और मुझे नहीं मालूम कि इनका 58% जो आरक्षण है वो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में टिकेगा कि नहीं टिकेगा। तो बच्चों के भविष्य के साथ में इनको खिलवाड़ बंद करना चाहिए। देखिए, किसी भी कोर्ट के निर्णय को इसी प्रकार से उनको मनाना चाहिए और सबको स्वीकार करना चाहिए, चाहे माननीय उच्च न्यायालय का निर्णय हो या सुप्रीम कोर्ट का निर्णय हो। वैसे ये जो अभी आया है, आपको मालूम है कि ये पूर्ण निर्णय नहीं है बल्कि स्टे है। अधीनस्थ न्यायालय के जो निर्णय है उस पर रोक लगाई गई है और रोक लगाई गई है तो इसलिए इसके अभी निर्णय बाकी है। जब निर्णय आएंगे, जो भी आएंगे हम भी स्वीकार करेंगे और उनको भी स्वीकार करनी चाहिए बड़े मन से। नमस्कार, मैं हूं मोहन तिवारी। आज के मुद्दे में आपका स्वागत है और आज का मुद्दा है आरक्षण का वो रण जो कि रह रहकर सामने आता है। छत्तीसगढ़ में आरक्षण पिछले साल से लगातार केंद्रित मुद्दा बना हुआ है। बीच में कोर्ट के डिसीजन के बाद इस मामले ने एक तरीके से ठंडे बस्ते में ये चला गया था और इसको लेकर कोई चर्चा नहीं हो रही थी। लेकिन इस पूरे आरक्षण के मसले में जो एक वर्ग प्रभावित पहले भी हुआ, अब भी हुआ, वो था आदिवासी वर्ग। उसने एक बार फिर से अपनी हुंकार बढ़ी और शैक्षणिक संस्थाओं में जो आरक्षण मिलना चाहिए उसमें आदिवासियों के आरक्षण को फिर से बहाल करने की जब मांग की तो सरकार को लेना पड़ा डिसीजन और आज कैबिनेट की बैठक में वो महत्वपूर्ण डिसीजन हुआ है जिससे अब शैक्षणिक संस्थाओं में भी पुराने आरक्षण के आधार पर आरक्षण का लाभ आदिवासी समाज को और बाकी लोगों को मिल पाएगा। लेकिन इस फैसले में देरी हुई और उसके बाद उसको लेकर सियासी बयान हमने आपको सुना दिए हैं। क्या है इसके मायने, किस तरीके का असर इसका राजनीतिक रूप से पड़ने वाला, इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। पहले मिल लेते हैं उन मेहमानों से जो इस चर्चा में हमारे साथ रहेंगे। हम बहुत स्वागत करेंगे, हमारे साथ आदिवासी समाज का पक्ष रखने के लिए जुड़ रहे हैं वरिष्ठ नेता, आदिवासी सर्व आदिवासी समाज के अध्यक्ष भी रहे हैं बीपीएस नेताम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। इसके अलावा हमारे साथ बीजेपी का पक्ष रखने के लिए जुड़ रहे हैं सुनील चौधरी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं तेज तर्रार नेता शशि भगत जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो तीनों मेहमानों का स्वागत करते हुए इस चर्चा को मैं शुरू करता हूं। और जैसे कि इस चर्चा के शुरुआत में हमने बात कही कि आरक्षण जो पहले था उससे सरकार ने बढ़ाया, फिर वो अटक गया, उसके बाद कोर्ट में मामला चला गया, कोर्ट के बाद 50% हो गया, फिर अब 58% है। लेकिन इन सब के बीच शैक्षणिक आधार पर जिन्हें आरक्षण मिलना चाहिए उसमें कटौती थी, 58% का लाभ नहीं मिल रहा था और उसकी मांग उठाई थी आदिवासी समाज ने। आदिवासी समाज का प्रतिनिधित्व करने हमारे बीच नेताम जी हैं। पहले उन्हीं से शुरुआत करता हूं, फिर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। नेताम जी, सरकार ने आप लोगों की मांग जो है वो मान ली, आप लोग जो चाह रहे थे वो हो गया, चेतावनी आप लोगों ने दी थी, 1 सप्ताह का भी इंतजार नहीं करना पड़ा, सरकार ने मांग स्वीकार कर ली, क्या कहेंगे? देखिए, ये 2005 में भारत सरकार ने एक सर्कुलर जारी किया था कि सभी राज्यों में एससी, एसटी, ओबीसी को कितना कितना आरक्षण मिलेगा। तो छत्तीसगढ़ के लिए आदिवासियों के लिए 32%, अनुसूचित जाति के लिए 12% और ओबीसी के लिए जो बचा हुआ भाग है वो ओबीसी को मिलेगा। पिछली सरकार ने आरक्षण को 32% आदिवासियों के लिए तो 32 किया और एससी के लिए 12% और ओबीसी के लिए 14%। हालांकि ओबीसी को जनसंख्या के अनुपात में और ज़्यादा मिलना चाहिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही एक सीमा निर्धारित कर दिया था कि आरक्षण 50% से अधिक नहीं होना चाहिए। तो 50% में भी 32% हमारा वो
मिलना चाहिए था, माने 32% को बरकरार रखा। लेकिन एससी को मध्य प्रदेश में 16% मिल रहा था, वहाँ एससी की आबादी अधिक है, पर यहाँ छत्तीसगढ़ बनने के बाद एसटी आदिवासियों की जनसंख्या ज़्यादा हो गया और उसको 32% निर्धारित किया गया, एससी को 12%। तो इससे नाखुश होकर के एससी के लोग जो है हाई कोर्ट में इसको चुनौती दिए। हाई कोर्ट में 5-6 साल से मामला चल रहा था, पेंडिंग था। अंत में हाई कोर्ट ने छत्तीसगढ़ सरकार के उस आदेश को एक तरह से रोक निरस्त कर दिया कि ये सरकार का आदेश उचित नहीं है। तो उसको सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई और सुप्रीम कोर्ट ने अभी हाल में ही आदेश किया था, निर्णय दिया था कि 58% मैं रोक तो लगा दिया। रोक लगाने के कारण क्या है, 58% जो मिल रहा था वो पूर्ववत फिर से चालू हो जाना चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट ने आगे बढ़ने के लिए संकेत दिया था। तो उसके अनुसार छत्तीसगढ़ में आदिवासियों को 32% मिलना चाहिए था, पर 50% होने के कारण फिर वो 20 आदिवासियों को 20%, एससी को 16%, जबकि 16% उनकी आबादी है ही नहीं, और ओबीसी को 14%। तो इसको 50% के अंतर्गत सीमित कर दिया। और छत्तीसगढ़ सरकार ने स्वास्थ्य विभाग को, जो काउंसलिंग चल रही है, जो नीट की परीक्षा में बच्चे जो सफल हुए हैं, उसमें काउंसलिंग में 20% सीमा निर्धारित कर दिया। अब 20% में बताइए, 32 और 20 के बीच में 12 का अंतर है। 12% के नुकसान में हम लोगों को, माने आदिवासियों को 143 पद का नुकसान हो रहा था। अब इस फैसले से तो खुश है ना आप लोग? जो चाहते थे वो हो गया। हाँ जी, इस फैसले से खुश हैं कि हमारी चेतावनी और हमारे आंदोलन को देखते हुए सरकार ने आज के कैबिनेट में इसको स्वीकार कर लिया है कि आदिवासियों को 32% मिलना चाहिए। तो आदिवासियों के बदौलत सरकार बनती है और जिस पार्टी का बहुमत आता है वो आदिवासियों की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। तो आदिवासियों को नाखुश करके कैसे रह सकती है कोई भी पार्टी, कोई भी सरकार? तो ये काफी देर से आया डिसीजन। पहले जो डिसीजन आया भर्ती को लेकर वो उसको 4-5 महीने हो चुके हैं। ऐसे में कुछ नुकसान हो गया क्या? आप चाहते हैं कि इसकी कुछ भरपाई हो, क्या हो, कैसे हो? क्योंकि अब तो ये होगा, शैक्षणिक सत्र काफी पीछे छूट गया कुछ लोगों, कुछ वर्गों में। हाँ, निश्चित रूप से अब वो समय आगे बढ़ता जा रहा है और जो 12% का नुकसान है उसमें जो नीट परीक्षा में जो सफल हुए हैं तो सरकार को समय बढ़ाना पड़ेगा ताकि उस नुकसान की भरपाई हो सके। और अभी काउंसलिंग तो जारी है, अभी समाप्त नहीं हुआ है। ठीक है, चलिए। आदिवासी समाज तो इस बात से खुश है कि पहले भी उनकी मांग के अनुसार उनका आरक्षण बहाल रहा। कोर्ट का डिसीजन है हालांकि, लेकिन अब सरकार ने जो फैसला किया उससे समाज जो है वो खुश नजर आ रहा है। लेकिन इसको लेकर कांग्रेसी अपने मायने ढूंढ रहे हैं और बीजेपी का अपना स्टैंड है। एक एक करके पक्ष ले लेते हैं, पहले विपक्ष के प्रतिक्रिया ले लेते हैं। एक अच्छा फैसला आया है चौधरी जी की आरक्षण जो है वो शैक्षणिक क्षेत्र में जिनको कम मिल रहा था यानी आदिवासियों को, वो भी अब 32% मिल सकेगा। कैबिनेट ने इस पर अपनी मोहर लगा दी है। चुनाव के करीब ये फैसला लिया गया तो एक नाराजगी जो पनप रही थी उसे भी सरकार ने दूर कर लिया। देखिए, कांग्रेस सरकार ने आज शैक्षणिक संस्थाओं पर 58% जो है प्रतिशत आरक्षण उनकी मंत्रिपरिषद ने निर्णय लिया है। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो सोशल मीडिया पे लिखा है उसमें क्या लिखा है, पूर्व प्रचलित आरक्षण व्यवस्था के अंतर्गत। और पूर्व प्रचलित आरक्षण व्यवस्था क्या है?
भारतीय जनता पार्टी की डॉक्टर रमन सिंह जी की सरकार की व्यवस्था जो 18 जनवरी 2012 को अधिसूचना जारी की गई थी और इसके तहत लोक सेवा जो अधिनियम 1994 की धारा 4 के अंतर्गत में संशोधन किया गया था। इसमें एसटी वर्ग को 32% आरक्षण, एससी वर्ग को 12% आरक्षण और ओबीसी वर्ग को 14% का आरक्षण जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, डॉक्टर रमन सिंह जी की सरकार ने छत्तीसगढ़ में दिया था। ये कहीं ना कहीं इनको याद रखना चाहिए कि आप जिस व्यवस्था की बात कर रहे हैं, देखिए न्यायालय का निर्णय नवंबर 2022 में आया, 2 माह आपके बीत चुके, इतने दिन आपके बीत चुके हैं और उसके बावजूद भी आप देखेंगे कि ये सरकार अनिर्णय की स्थिति में थी। 12% का सीधा सीधा नुकसान हमारे एसटी ट्राइबल्स के जो हमारे आदिवासी भाई बहन हैं, हमारे जो शैक्षणिक संस्थाओं में जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं, उनको सीधा सीधा नुकसान हो चुका है। ये नुकसान की भरपाई सरकार कैसे करेगी? और दूसरा, ईडब्ल्यूएस में भी 10% का आरक्षण का प्रावधान केंद्र सरकार का है और केंद्र सरकार ने शैक्षणिक संस्थाओं में पिछड़ा वर्ग को 27% का आरक्षण का लाभ दिया है, वो भी छत्तीसगढ़ में नहीं मिल रहा है। ये सरकार दे नहीं रही है। इस सरकार को तो माफी मांगना चाहिए। क्यों? क्योंकि इस आरक्षण के खिलाफ में इन्हीं की पार्टी के लोग, कुणाल शुक्ला जाते हैं कोर्ट में, केपी खांडे जाते हैं कोर्ट में और एक को कबीर शोधपीठ आप दे देते हैं, उनको महिमा मंडित करते हैं, उनको कुर्सी प्रदान कर देते हैं, एक को एससी आयोग का चेयरमैन बना करके उनको राशि ठाट बाटा प्रदान करते हैं। तो ये सरकार खुद नहीं चाहती थी। ये बड़ा अभी आरक्षण पे पूरे देश में बवाल मचा रहे थे कि छत्तीसगढ़ में ऐसा हो गया, लेकिन इनकी पोल खुल गई है। ये आरक्षण देना नहीं चाहते थे। छत्तीसगढ़ की जनता को भ्रमित करना, आरक्षण के नाम पर लड़वाना, छत्तीसगढ़ में फूट डालने का प्रयास करना। अरे भैया, मैं सीधा सीधा आपसे पूछना चाहता हूं, आप एक बात मुझे बता दें कि आरक्षण को लेकर के यदि आप इतने ही स्पष्ट थे तो 58% आरक्षण के विषय में जब पेशी हुई, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में 1 पेशी हुई और 9 पेशियां कांग्रेस की भूपेश बघेल जी की सरकार के समय में हुई। इनके तरफ से कोई व्यक्ति, कोई वकील खड़ा नहीं हो पाया। इतने आसानी से आपने इस आरक्षण के इसमें खिलाफ में निर्णय जाने दिया। आपने सरकार का, छत्तीसगढ़ की जनता का हित को ध्यान में नहीं रखा, आपने अपना पक्ष नहीं रखा और उसको भुगतना पड़ा किसको? हमारे अनुसूचित जनजाति के हमारे भाई बहनों को, हमारे अनुसूचित जाति के भाई बहनों को, हमारे पिछड़ा वर्ग के भाई बहनों को, उनको आरक्षण का लाभ नहीं मिल पाया। इस सरकार को माफी मांगना चाहिए हाथ जोड़ करके, क्योंकि अब चुनाव का समय आ गया है। आज जब आपकी मंत्रिपरिषद की बैठक थी तो एक बड़े निर्णय की सारे लोग इंतजार कर रहे थे कि एक निर्णय आएगा कि छत्तीसगढ़ में शराबबंदी की घोषणा हो जाएगी, एक निर्णय आएगा कि छत्तीसगढ़ में अनियमित कर्मचारियों का नियमितीकरण हो जाएगा। ऐसी अनेक घोषणाएं, जो झूठा आपका घोषणा पत्र था उसमें लोग इंतजार कर रहे थे, लेकिन आपने क्या घोषणा किया? आपने वही घोषणा किया जो डॉक्टर रमन सिंह जी की सरकार कर चुकी थी। तो मैं कहना चाहूंगा, छत्तीसगढ़ में एक बहुत अच्छी बोली है कि भूपेश जी पछताए, आखिर वही गेहूं के रोटी ला खाए। ठीक है, चलिए हो गई छत्तीसगढ़। भगत जी ज्यादा अच्छे से बताएंगे कि किस तरीके के रोशनी में ये फैसला लेना पड़ा, किस तरीके की अड़चने थी। थोड़ी देर हुई है लेकिन सरकार ने फैसला ले लिया है। भगत जी, शैक्षणिक आरक्षण में आदिवासियों को नुकसान हो रहा था, आप खुद आदिवासी वर्ग से आते हैं, क्या उसमें मजबूरियां थी? कुछ देरी हुई है, अब जो है नए सिरे से लाभ मिल पाएगा क्या आदिवासी वर्ग को? जोहार छत्तीसगढ़ जी। अभी हमारे साथी श्री चौधरी जी ने एक बात कही कि भारतीय जनता पार्टी के कारण ये बात हुआ। मैं उस बात को भी मानता हूं कि कुछ कोई अच्छा काम हो जाए तो उनका स्वागत निश्चित रूप से करना चाहिए, क्योंकि कोई भी दल का काम मुख्य रूप से वहां के देश की जनता का, प्रदेश की जनता का हित करने की बात आती है। ये बहुत ही संघर्ष के बाद 2012 में ये लागू हुआ था। नवा रायपुर में किसी का पैर टूट गया, उसमें राड लग गया, किसी का हाथ टूट गया, उसको देखने के लिए भारतीय जनता पार्टी के सीनियर नेतागण वहां गए थे। ये आज तक आदिवासी जनता भूली नहीं है, छत्तीसगढ़ में है, रहेगी, इस बात को मैं जानता हूं। यदि कोई ठोस बुनियाद पे डॉक्टर साहने के मामले में जो निर्णय सुप्रीम कोर्ट का आया था, तो 58% आपने जब किया उस समय वो तर्कपूर्ण करना था, और डॉक्टर रमन सिंह जी के अविवेकपूर्ण निर्णय की वजह से मामला वहां रिजेक्ट हो गया।
और फिर सुप्रीम कोर्ट चला गया। सुप्रीम कोर्ट में श्री भूपेश बघेल जी, श्री अमरजीत भगत जी, श्री कवासी जी, सभी लोगों का निर्णय हुआ, ठोस निर्णय, कि वकील, एक अच्छे वकील रखा जाए, तर्कसंगत बात रखी जाए, और इतने समय के बाद एक अच्छा निर्णय आया कि यथास्थिति कम से कम बनी और उसका लाभ छत्तीसगढ़ की जनता को मिलेगा। इस बात में निश्चित रूप से ये बात सभी को प्रसन्न होने का विषय है, तोहमत लगाने का विषय कम से कम नहीं है। और निर्णय की जहां तक बात है, ये निश्चित है कि आने वाले समय में मसला स्टैंड रहेगा। मैं हमारे प्रवक्ता साथी और कांग्रेस पार्टी की तरफ से भारतीय जनता पार्टी के साथियों को कहना चाहता हूं, देश के अंदर जो व्यवस्था बनी है उसमें केंद्रीय विश्वविद्यालयों में आरक्षण जो 40 की संख्या में है केंद्रीय विश्वविद्यालय, उसमें 562 पोस्ट, 304 पोस्ट है पिछड़े वर्ग के, आदिवासियों के 84 पोस्ट, दलितों के पोस्ट है 169 पोस्ट। उनको भरने का प्रयास करें। चुनाव आता है तो प्रयास ये करते हैं कि हम क्या करें, हम आदिवासियों के हित में खड़े हैं। ये सारा जो निर्णय है, सारी जो सोच है, उसको आज जनता समझ चुकी है। आप एक बात बताइए, 1 दिसंबर 2022 के पहले भारतीय जनता पार्टी के लोग सड़कों पर दिखते थे, लेकिन जैसे ही विधानसभा में प्रस्ताव पारित हुआ, 1 घंटे के अंदर दस्तखत करने वाली महामहिम मैडम आज 7 महीना हो गया उस पर दस्तखत नहीं हुआ। और तो और भारतीय जनता पार्टी के लोग ये नहीं चाहते कि आरक्षण बरकरार रहे। 76% आरक्षण हो रहा था। क्या वो ओबीसी के आरक्षण को नहीं चाहते कि ओबीसी का आरक्षण बढ़े? उससे पूरे के पूरे छत्तीसगढ़ के लोगों का रोजगार, बेरोजगार साथियों का, उनके माता पिता का खून सूखता रहा। तो ये तो उन्होंने नहीं कहा कि भाई आप तत्काल भर्ती करिए। देरी क्यों हो गई भगत जी? उसी समय हो जाता जब 58% आप नौकरी में भर्तियों को लेकर आदेश आ गया था, तो शैक्षणिक में भी आप लोग ये आदेश जारी करवा लेते कैबिनेट में पास करा के। ये समय क्यों लगा? इस पर सवाल उठ रहे हैं। नहीं, हम ये बात निश्चित रूप से बोलते हैं, समय बिल्कुल नहीं लगा है। उस पर परीक्षण किया गया और उसको समुचित अवसर दिया गया सभी को, और सभी संगठन एकजुट थे कि भाई ये 58% भी लागू हो जाए कोर्ट के आदेश के बाद। हम तो ये चाहते हैं कि 76% जो है वो लागू हो। उसका इंतजार आज भी छत्तीसगढ़ की कांग्रेस की सरकार को है, भूपेश बघेल जी की सरकार को है, छत्तीसगढ़ की जनता को है। और भारतीय जनता पार्टी के द्वारा पता नहीं कोई बैकडोर से क्या मैसेज जाता है महामहिम राज्यपाल जी के पास कि वो हो नहीं पाता है। मैं तो एक बात कहता हूं, आरक्षण के नाम पे नया नया फिड़का चालू करते हैं, डीलिस्टिंग की बात करते हैं। डीलिस्ट करने का पूरा अधिकार जब केंद्र सरकार को है, तो रायपुर में हो हल्ला मचाने की कोई जुगत नहीं है, या फिर किसी तरह की कोई बात नहीं है। ये मन को भटकाना चाहते हैं, चाहे यूसीसी लाके आदिवासियों के रस्मों रिवाज को, रीति रिवाज को तोड़ना मरोड़ना और धार्मिक मान्यताओं को खत्म कर देना चाहते हैं। मणिपुर जैसी जगह में भी ये हालत पैदा कर दिए हैं। छत्तीसगढ़ भी आखिर भारत के अंदर है, इसलिए हमको इन सभी चीजों को भी बहुत बारीकी से समझना पड़ेगा। यहाँ कहीं किसी स्टेट में तो ये हो रहा है, किसी का मुड़ में मूत रहा है। अब तो देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सोच बहुत विकृत सोच है आदिवासियों के प्रति। एट्रोसिटी एक्ट को कमजोर करने का प्रयास किया जाता रहा। लाखों की संख्या में 2 अप्रैल 21 को लोगों ने रैली निकाला, सारे सगा। जब विरोध को देखा तो उन्होंने कहा कि उसको यथास्थिति रखा जाए। ऐसी चीजें बार बार होती रही है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, कभी संविधान की समीक्षा करने के नाम पे, कभी यूसीसी के लागू करने के लिए, कभी डीलिस्टिंग के नाम पे। तो हम तो ये कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी मुद्दा विहीन हो गई है। उनकी सोच में की बात पैदा हुई है कि हमको चुनाव कैसे जीतना है, जो कि मुंगेरी लाल के सपने से ज्यादा कुछ है नहीं। ठीक है, आदिवासी समाज खुश है, सरकार ने फैसला ले लिया है। बीजेपी को क्या परेशानी है? क्या बीजेपी को हाथ से मुद्दा जाता हुआ दिख रहा है? सुनील जी देखिए, सीधा सीधा मैं बता रहा हूं, अभी इनकी दुखती रख क्या है, डीलिस्टिंग। डीलिस्टिंग में जिस प्रकार का संघर्ष पैदा हो गया, तो जनता के बीच से आवाज निकली ना। आम जो आदिवासी समाज है वो निकल करके आया कि भैया जो धर्मांतरित लोग हैं वो कहीं ना कहीं जो आदिवासी हैं उनके हक के साथ में कहीं उनके साथ दुराभाव हो रहा है, उनके हक को मारा जा रहा है। तो उसमें जो बात इनको डर लग रहा है, छत्तीसगढ़ में कोई विषय आता है तो कांग्रेस को और उसकी सरकार को सबसे पहले डर लगता है, अरे भैया क्वांटिफाइबल डेटा आयोग बनाए थे आप,
कहाँ है उसकी रिपोर्ट? विधानसभा को दिए, राज्यपाल जी को दिए, आम जनता के बीच में था, कहाँ गया रिपोर्ट? राज्यपाल जी पर आक्षेप लगाते हो जो संवैधानिक मुखिया है। अरे भाई, भारतीय जनता पार्टी ने आपको सदन के अंदर पूर्ण समर्थन दिया, कहा कि ठीक है ये सर्वानुमति से 76% का आरक्षण पास करना चाहिए। फिर आप यदि जवाब नहीं दे पाते हैं, यदि आप संतुष्ट नहीं कर पाते हैं और आप कहीं ना कहीं फेल साबित हो रहे हैं, तो उसमें भारतीय जनता पार्टी का क्या दोष है? भारतीय जनता पार्टी ने सदन में समर्थन दिया था, उसके बाद उस विधेयक को पास कराना और उसको कानूनी रूप से लागू करवाना ये सत्ता पक्ष की जिम्मेदारी बनती है, सरकार की जिम्मेदारी बनती है, और सरकार इसमें फेल साबित हुई है। सरकार तो आरक्षण देना नहीं चाहती, तभी तो केपी खांडे जैसे लोग, तभी तो कुणाल शुक्ला जैसे लोगों को पाल करके रखती है, तभी तो वो लोग जाते हैं और रोकते हैं। आज आप शशि भगत जी, आज आप कहीं ना कहीं जो 12% का नुकसान आदिवासी युवा और भाई बहनों को हुआ है, उसके जवाबदार आप लोग भी हैं। और ये 12% का जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई जो है ना वो युवा करेगा। अरे यहाँ तो युवाओं को मांग के लिए नंगा दौड़ना पड़ता है साहब। ये छत्तीसगढ़ है, आप कहाँ मणिपुर पहुंच गए? एर्रा बोर में आदिवासी बेटियों के साथ जो घटनाएं घट रही, दुष्कर्म की छोटी छोटी बच्चियों के साथ, उस पर बात नहीं करोगे? छत्तीसगढ़ के विषय में बात नहीं करोगे? बात करोगे छत्तीसगढ़ के विषय पे? आप मणिपुर जाना पसंद करते हो, छत्तीसगढ़ में आवाज नहीं निकलेगी आपकी। छत्तीसगढ़ में आवाज क्यों दब जाती है? क्यों हमारे भाई बहनों के लिए आवाज नहीं करते आप हर बात पे चले जाते हो मणिपुर, आप हर बात। अरे राजस्थान पे भी बात करो, जहाँ आपकी सरकार है, वहाँ डर लगता है कि आपको बात करना। घटनाएं कहीं की भी हो, वो घटनाएं गलत है, उस बात को हम भी स्वीकार करते हैं, ठीक है, लेकिन आपको भी छत्तीसगढ़ के हितों की बात करनी चाहिए। आप छत्तीसगढ़िया हो, सबसे पहले जोहार छत्तीसगढ़ बोलने से कुछ नहीं होगा। छत्तीसगढ़ के भाई बहनों का, छत्तीसगढ़ के युवाओं के हित की बात करनी पड़ेगी आपको। सरकार कहाँ है? कहाँ है? यहाँ लोग नंगे दौड़ रहे हैं, कहाँ है सरकार? ठीक है, भगत जी को बात करके आप क्या आपको बोल रहे थे कि आदिवासी जनता, अब भूल जाइए इस बात को कि आप दोबारा सत्ता में आने वाले हैं। अब भूल जाइए जिस तरह से आपका आप ये भी वोट के लिए लाए हो। भाजपा वोट की राजनीति नहीं करती, भाजपा लोगों के हितों की राजनीति करती है। तभी तो 2012 में हमने जो दिया था उसको आपको मानना पड़ा, उसको आपको मानना पड़ा। भगत जी की आवाज की दिक्कत को सुधारने की कोशिश करते हैं। भगत जी आवाज मिल पा रही है आपको मेरी? ठीक है भगत जी, आवाज मिल पा रही है? ठीक है, भगत जी से संपर्क करने की कोशिश करेंगे। उनकी आवाज में दिक्कत की वजह से हम ज्यादा अच्छे से उनके पक्ष को नहीं सुन पाए, लेकिन फिर से संपर्क करेंगे। लेकिन एक बार नेताम जी की ओर रुख कर लेते हैं। नेताम जी, 12% का नुकसान हुआ है, क्या ये नुकसान हो गया है या होने वाला था, उसके पहले ही सरकार ने ये डिसीजन ले लिया? आपका क्या मानना है? हाँ, सरकार का निर्णय ये समझ से परे है कि जब सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय ले लिया था कि 58% का जो आरक्षण है उस पर बहाल रखा जाएगा, हाँ स्थगन दिया था, इसका मतलब यह है कि पूर्व पहले से जो चली आ रही है वो आदेश या प्रथा उसको बरकरार रखा जाए। तो हमारा जो है आदिवासियों के लिए चाहे 50% में दें चाहे 58% में दें, हमारा 32% आरक्षण दोनों स्थिति में मिलना चाहिए। ये भारत सरकार ने पहले 2005 में जो सर्कुलर जारी किया था उसी में उल्लेख था इसका। अब हम कहेंगे कि शैक्षणिक संस्थाओं में आरक्षण 32% लागू है, ऐसा कहा जा रहा है, लेकिन ये जो आत्मानंद स्कूल, आत्मानंद कॉलेज जो खोला है उसमें भर्ती में कहीं पर भी ये आरक्षण नहीं दिया जा रहा है। अब कुछ जो है गिनती के पद को भर्ती करते हैं तो उसमें आरक्षण की स्थिति नहीं बन रही है, क्या कारण है समझ नहीं आ रहा है, उसमें भी देना चाहिए। तो सभी शैक्षणिक संस्थाओं में, सभी शैक्षणिक संस्थाओं में ये लागू होना चाहिए। और कहीं लागू करते हैं कहीं नहीं करते हैं, ये उचित नहीं है। तो हमारा ये कहना है कि भाई आदिवासियों को सिर्फ वोट बैंक ना समझें, उनका जो संवैधानिक अधिकार है, किसी की भी सरकार रहे
उसको तो देना चाहिए। जब तक आरक्षण लागू है तब तक तो ये देना ही पड़ेगा। जी ठीक है भगत जी, आवाज मिल पा रही है? जी ठीक है, भगत जी से टिप्पणी ले लेते हैं। 12% के नुकसान का आरोप लग रहा है, सरकार ने देरी की, छात्रों की भर्ती हो गई, आदिवासी पक्ष को ज्यादा नुकसान हुआ क्योंकि बाकी लोग का जो आरक्षण था वो तो बदला नहीं था। क्या है, कोई भी काम को करते हैं, जरूर मैं इस बात को कहता हूं कि ऐसी स्थिति हो सकती है, लेकिन व्यवस्था बनी है तो अब आगे भी रास्ता अच्छा रहेगा, है ना? ये नहीं मानते कि इसलिए आपके कोई नुकसान हुआ है, मानते हैं? देखिए ऐसा है, ये नुकसान की स्थिति बनी है लेकिन उसको भरपाई हो सकता है, इसमें कहीं कोई चुराई नहीं है। कब होगा भरपाई हो सकता है नेताम जी? शशि भगत जी, भरपाई कब होगी भाई? नेताम जी पहले बता दे। ठीक है, भरपाई कब करोगे? सब बहुत जगह अरे बैकलॉग कर देंगे, हो जाएगा, आप चिंता मत करिए। अरे चिंता हम ही करते हैं, आपको कोई चिंता नहीं है प्रदेश के आदिवासी भाई बहनों की, है ना? आरक्षित वर्ग की, अगर आपको चिंता है और हमारे ही कदमों पे चल रहे हो, हमारे ही कदमों पे चल रहे हो, तो चिंता तो हम करेंगे, हम चिंता करेंगे। आप वोट बैंक मानते रहो, हम नहीं मानते, हम तो उनके हित की लड़ाई लड़ रहे हैं। अब कहां से चिंता करते रहोगे? समय निकल गया, उनको नुकसान हो गया। आपने जो षड्यंत्र रचा था और जो अपने लोगों को न्यायालय में खड़े करते थे कोर्ट में, वो आपका षड्यंत्र कामयाब हो गया है और आपने उस षड्यंत्रकारी लोगों को लाभ के पद में बैठा भी दिया है। उनकी पूरी बढ़िया व्यवस्था कर दी है, बढ़िया गाड़ी में घूमे, एसी ऑफिस में बैठे, और ये आदिवासी भाई बहन जो है ना, वो बेचारे दर दर की ठोकर को जोड़ने की कोशिश करते हैं। डॉक्टर रमन सिंह साहब के पास भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पास में जा नहीं सकते, उसके एकादम परिसर में भी उसके पास सुरक्षा व्यवस्था होती है इतनी तगड़ी कि भारतीय जनता पार्टी के साथी भी रो रहे होते हैं। चलिए आ जाओ, एकादम परिसर साधारण आमंत्रित हो, सब आ सकते हैं हमारे कार्यालय में, और रोज आते हैं, प्रतिदिन आते हैं। और आप बोल रहे हैं सभी समाज के लोग हमसे आकर के बात कर रहे हैं कि सरकार ने हमको लूट लिया है। सभी समाज के लोग, मैं तो ये बात ये कहता हूँ, समाज कांग्रेस भाजपा लड़ते रहेंगे। नेताम जी की टिप्पणी ले लेते हैं, उसके बाद इस चर्चा को समय नहीं रहेगा। नेताम जी क्या कहेंगे? दोनों पक्ष अपनी अपनी बातें कह रहे हैं, इस पूरे आरक्षण के मसले पर आप लोगों के साथ कौन खड़ा हुआ दिखाई दिया है? अब आदिवासी हितैषी के रूप में तो कांग्रेस प्रवक्ता शशि भगत जी दिख रहे हैं, लेकिन हमारा ये कहना है कि 12% नुकसान की भरपाई तभी हो सकती है जब काउंसलिंग और भर्ती का एडमिशन के लिए समय बढ़ाए। सरकार जब तक समय नहीं बढ़ाएगी हमारा भरपाई नहीं हो पाएगा। तो इसके लिए ठीक है, आश्वासन दे रहे हैं भगत जी, आश्वासन दे रहे हैं। हो चुका कॉलेज में, अब नेताम साहब बचा कहाँ है एडमिशन के लिए? जगह कहाँ है? मेडिकल में तो भर्ती हो चुकी है, और इंजीनियरिंग अब कहाँ से लेकर के आएंगे नई सीट? अगर कॉलेज की स्ट्रेंथ 1200 है तो 1200 में तो भर्ती हो गई, कहीं 1000 है तो 1000 में। ये तो समय निकाल दिए, बर्बाद कर दिए युवाओं से, इनको माफी मांगनी भगत जी जवाब दें। सरकार है, इन्होंने आपके हक को लूट लिया, आदिवासी भाई बहनों। भगत जी जवाब देंगे। ठीक है भगत जी, ठीक है भगत जी, सभी वर्गों के हक को ठीक है भगत जी, भारतीय जनता पार्टी के लोगों को मांगना चाहिए कि बिना नींव के, बिना सही नींव के एक ऐसी आरक्षण व्यवस्था लागू किए, ठीक है, एक ऐसी आरक्षण व्यवस्था लागू किए जो निश्चित रूप से आदिवासियों के हितों के प्रति उठाना यहाँ था, और माफी तो पूरे लोगों से मांगना चाहिए। ठीक है, चलिए समय की कमी है इसलिए चर्चा को हम यही खत्म करेंगे, लेकिन सरकार यह आश्वासन दे रही है कि जो कुछ नुकसान जैसी स्थितियां बनी थी उसका काफी हद तक जो है वो भरपाई हो जाएगी। हो सकता है डेट भी आगे बढ़ाई जाए, क्योंकि अब डिसीजन आया है तो इसका प्रभाव क्या भूत लक्षित रूप से होगा, क्या पिछले में जो लोग भर्ती ले चुके हैं उनको क्या फायदा मिल पाएगा, या जो लोग रिजेक्ट हो गए हैं उनको फायदा मिलेगा, इस पर हमारी निगाह बनी रहेगी। लेकिन एक ऐसा मसला जिस पर फिर से आगे आरक्षण का रण हमें दिखाई दे सकता था, उसे सरकार ने एक डिसीजन के जरिए सुलझाने की कोशिश की है। आदिवासी समाज इस फैसले से खुश नजर आ रहा है। फिलहाल इस पूरी चर्चा में बीपीएस नेताम जी हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सुनील चौधरी जी हमारे साथ रहे, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे साथ शशि भगत जी रहे, उनका भी बहुत धन्यवाद। तो तीनों मेहमानों का धन्यवाद करते हुए इस चर्चा को हम यहीं खत्म करेंगे
और आप लोगों से उम्मीद रखेंगे कि आप लोग देखते रहिए TV24। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।